जैसे अगर हम कह दें कि ग्लोब क्या है, तो इसकी एक साधारण सी परिभाषा होगी कि पृथ्वी का अपने 23 अंश पर झुका होना और उसका एक समूचा मानचित्र अगर हम बाहर से लेते हैं तो ग्लोब कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्लोब। हाँ, जैसे ये पृथ्वी है, ऐसे लगी होती है, ठीक है ना, जो घुमाते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास ये है एक ग्लोब, ये है, क्या है? हाँ, इसको ग्लोब कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोब का अध्ययन हम कैसे करते हैं, ग्लोब का अध्ययन हम कैसे करते हैं इसमें यही देखेंगे, ठीक है ना। ग्लोब में हम अक्षांश, देशांतर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और मानक समय ये निर्धारित करते हैं। क्या करते हैं? निर्धारित करते हैं। तो सबसे पहले हम पृथ्वी के बारे में जानते हैं, ठीक है। हाँ, एक चित्र बनाते हैं कि हो गई पृथ्वी। क्या हो गई? पृथ्वी। और पृथ्वी के बीचों बीच में एक 0 अंश अक्षांश होता है। क्या होता है? 0 अंश अक्षांश होता है। इसको 0 डिग्री पर होता है। इस पर 0 डिग्री से लेकर के यहाँ तक 90 अंश तक। कहाँ तक? 90 अंश तक। और यहाँ पर भी 90 अंश तक। ये बीच वाली रेखा जो होती है विषुवत रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? एक रेखा यहाँ होती है, इसको कहते हैं कर्क रेखा, और एक रेखा यहाँ होती है, इसको कहते हैं मकर रेखा, ठीक है। अब देखिए, ये पृथ्वी का केंद्र हो गया। क्या हो गया? पृथ्वी का केंद्र हो गया ये। अब हम इसमें जानेंगे ये जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा चाहे कहें और चाहे कहें भूमध्य रेखा। क्या कहें? हाँ, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा का मतलब समझते हो? भूमध्य रेखा का मतलब भू के मध्य वाली रेखा, अर्थात पृथ्वी के बीचों बीच वाली रेखा। ये एक ऐसा व्यास है, विषुवत रेखा एक ऐसा व्यास है पृथ्वी का जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। कितने भागों में? 2 बराबर। हाँ, और ये कहलाता है उत्तरी ध्रुव। क्या कहलाता है? उत्तरी वाला भाग उत्तरी ध्रुव और नीचे वाला भाग दक्षिणी ध्रुव। ध्रुव कौन होता है? ध्रुव तो इसे कहते हैं, ध्रुव इसे कहते हैं। लेकिन भूमध्य रेखा से ध्रुव तक का भाग, भूमध्य रेखा से ध्रुव तक का जो भाग होता है इसको हम गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? चूंकि एक पूरा एक गोला है और चूंकि भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध हो गया। क्या हो गया? हाँ, उत्तरी गोलार्ध हो गया। और नीचे वाला क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध। कौन सा होगा? दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। गोले का अर्धक हो गया, तो हम इसमें गोलार्ध समझ लिए कि उत्तरी गोलार्ध क्या है और दक्षिणी गोलार्ध क्या है, ठीक है। इसी में अक्षांश होता है, इन्हीं गोलार्धों पर ही अक्षांश होता है। जैसे यहाँ पर तो ये वृत्त दिखाई पड़ रहा है, श्याम पट पर क्या दिखाई पड़ रहा है? व्हाइट बोर्ड पर वृत्त दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वास्तव में एक गोला होता है। क्या होता है? ये जो रेखाएं एकदम सीधी दिख रही है ना, वास्तव में सीधी होती नहीं है। ये सीधी से नहीं, अगर हम इसे एक गोला मान लें तो ये रेखाएं, जैसे अभी मैंने वृत्त बनाया, थोड़ा लंब वृत्त है, ये रेखा ये जो वाली कर्क रेखा है, ये ऐसे जा करके ऐसे घूम करके आती है। हाँ, ये आकर के ऐसे सब घूम करके आती है, ऐसे ये सब करके घूम करके आती है। भूमध्य रेखा भी ऐसे घूम करके आई है चारों को। देखिए, जैसे मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, इस ग्लोब में दिखाई पड़ रहा है ना। अब देखिए, ये जो एकदम बीच वाली 3 रेखाएं हैं, ये एकदम भूमध्य रेखा है। क्या है? हाँ, ये भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है, ठीक है ना। देखिए, ये सब गोल गोल रेखाएं हैं। कितनी है? इन्हीं को हम अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं?
अगर हम अक्षांश की परिभाषा लिखें, अक्षांश की परिभाषा अगर हम लिखें तो ये होगा कि पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से वह कोणीय दूरी, वह कोणीय दूरी जो उत्तरी गोलार्ध और जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, समझे कि नहीं? मेरिडियन के बगल से अर्थात भूमध्य रेखा के बगल बीच से, बीचों बीच से अर्थात पृथ्वी के केंद्र से वह कोणीय दूरी जो उत्तर में भी और जो दक्षिण में भी स्थित है, ठीक है। जब ये कोणीय दूरी हम क्यों कहते हैं? दूरी तो यहाँ से यहाँ तक की हो गई है, दूरी हो गई है ना, लेकिन हम इसको कोणीय दूरी क्यों कहते हैं पता है? कोणीय दूरी हम इसलिए कहते हैं, ये सीधी रेखाएं नहीं है। अगर मान लीजिए यहाँ पर तो एक सीधी रेखा हो गई, एकदम सीधी है, लेकिन कोण इसलिए बनता है क्योंकि ये रेखा यहाँ से यहाँ तक चलती है, तो देश यहाँ पर भी तो स्थित है भाई, देश यहाँ पर भी स्थित है ना, इसलिए यहाँ से अगर मान लीजिए यहाँ कोई देश अगर स्थित है तो यहाँ से और यहाँ से इसकी एक कोणीय दूरी कहलाती है। कितनी? ये कोणीय दूरी। तो हम इसलिए जानेंगे कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्धों में भूमध्य रेखा के केंद्र से केंद्र की दूरी को ही कोणीय दूरी अक्षांश कहते हैं। अर्थात हम इसमें अक्षांश पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? तो अक्षांश हम उसे कहते हैं जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में पृथ्वी के केंद्र से एक निश्चित दूरी पर स्थित है, और अक्षांशों से, एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी औसतन 111 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? 111 किलोमीटर। ये तो ये अक्षांश, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं देशांतर। क्या बांटे थे, ठीक है ना। लेकिन अब हम इसको इस तरह से बांटते हैं। ये पृथ्वी का केंद्र हो गया, पृथ्वी का केंद्र। अब ये हो गया पूर्वी गोलार्ध। क्या हो गया? पूर्वी गोलार्ध। हाँ, ये पूर्वी गोलार्ध और ये पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। पूर्व वाला पूर्वी गोलार्ध, पश्चिम वाला पश्चिमी गोलार्ध। हम उस वाले में चित्र समझ सकते थे, लेकिन इसको थोड़ा अच्छे से बताने के लिए मैंने इसको मिटा दिया, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि 0 अक्षांश से जो पूर्व की ओर रेखाएं होती हैं, 0 अक्षांश से पूर्वी गोलार्धों की जो दूरियां होती हैं, पूर्वी गोलार्धों की जो दूरियां होती हैं, दूरियां नहीं बल्कि कोणीय दूरियां होती हैं, उन्हीं को हम देशांतर कहते हैं, ठीक है ना। हम उसमें किस तरीके से बनाए थे? इस तरीके से बनाए थे, इस तरीके से बनाए थे ना। हाँ, ऐसे हम ऐसे बनाए थे। तो ये हमारा बनता है पूरा, क्या बन जाता है? ग्लोब। क्या बनता है? ग्लोब। हाँ, और ये हल्का ऐसे तिरछा है, 23.5 अंश पर झुका हुआ है। कितने अंश पर? 23.5 अंश पर झुका हुआ है। तो देशांतर के बाद हम समझते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। क्या समझते हैं? हाँ, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को समझने के लिए थोड़ा ज्यादा ध्यान लगाने की जरूरत है, ठीक है ना। चूंकि ये 180 अंश याम्योत्तर, 180 अंश याम्योत्तर, अर्थात पूरब की साइड भी याम्योत्तर का मतलब ऊपर और नीचे, ठीक है कि नहीं। या मतलब दक्षिण साइड भी और उत्तर साइड भी, अर्थात दोनों तरफ। 180 अंश पूर्वी साइड, 180 अंश पश्चिम साइड की कोणीय दूरियों को भी हम देखते हैं। इसको हम 0 अंश अक्षांश पर मानते हैं। कहां पर मानते हैं? 0 अंश अक्षांश। ये मान लेते हैं पूरी पृथ्वी है। क्या मान लेते हैं? पूरी पृथ्वी है। और ये मान लेते हैं कि ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ये अफ्रीका, ये हो गया यूरेशिया। क्या हो गया? यूरेशिया हो गया। ये हो गया भारत, यहाँ हो गया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। हाँ, अब ये जो है यहाँ पड़ता है बेरिंग स्ट्रेट। क्या बनती है? क्या बनती है? बेरिंग स्ट्रेट।
अर्थात बेरिंग सागर। क्या पड़ता है? बेरिंग सागर। बेरिंग सागर। और यहाँ पड़ता है उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, यहाँ ऊपर साइड में कनाडा के ऊपर में अलास्का। क्या पड़ता है? अलास्का। तो ये जो बेरिंग स्ट्रेट है और ये जो अलास्का है एकदम से मुड़ा हुआ है, क्योंकि पृथ्वी ऐसे, इसमें तो हम ऐसे चौड़ाई में दिखा रहे हैं, इसमें क्या दिखा रहे हैं? चौड़ाई में दिखा रहे हैं, लेकिन वास्तव में हमारी पृथ्वी गोल है। तो ये जो बेरिंग स्ट्रेट है, ये जो साइबेरिया है जहाँ ये रूस समाप्त होता है, ये अलास्का में समाप्त होता है, अलास्का की सीमा, अलास्का के बॉर्डर पर। इसको अगर हम घुमा करके गोल गोल करते हैं तो इसके बगल में आ जाएगा कि नहीं? चलिए मैं आपको मानचित्र में दिखाता हूँ। जैसे कि ग्लोब में देखिए, ग्लोब में मिला हुआ है, कहाँ पर दिखाई पड़ता है? देखिए अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये यहाँ दिखाई पड़ रहा है ना? देखिए ये तो भारत है। क्या है? हाँ ये भारत है, ये चाइना है, यहाँ रूस तक आ रहा है, यहाँ रूस आ रहा है ना। ये उत्तरी ध्रुव की ओर देखते हैं हम। कहाँ पर? हाँ उत्तरी ध्रुव की ओर देखते हैं हम। तो ये जो पीला वाला भाग है ये होता है रूस का भाग अर्थात साइबेरिया का भाग है, ये बेरिंग सागर है, और ये कनाडा और ये अलास्का है। तो ये दोनों बीच में है। एक अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इन्हीं के बीच से निकाली गई है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ठीक से देखिए, एकदम ये लाल वाली रेखा है ना, तो ये साइबेरिया को अलग ना कर दे, साइबेरिया को अलग ना कर दे, इसलिए इसको बेरिंग स्ट्रेट में, नॉर्थ पैसिफिक सागर में, उत्तरी प्रशांत महासागर में पूरब की ओर थोड़ा मोड़ दिया गया है, पूरब की ओर मोड़ दिया गया है। ठीक है ना? फिर नीचे आते हैं हम, ये प्रशांत महासागर से बीचों बीच स्थित रेखा होते हुए ओशियानिया में आ जाती है। कहाँ पर आती है? ओशियानिया। इसको फिजी द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजी द्वीप समूह, जो कि न्यूजीलैंड यहाँ पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ। ओशियानिया में देखिए, ओशियानिया में ओशियानिया में बहुत सारे द्वीप समूह आते हैं। ओशियानिया में बहुत सारे द्वीप समूह आते हैं, जैसे फिजी हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, और तमाम प्रकार के द्वीप समूह हैं, तो ये आते हैं। ठीक है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ऐसे है, समझे कि नहीं? अब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की गणना करते समय एक दिन को घटा दिया जाता है या फिर एक दिन को बढ़ा दिया जाता है, समझे कि नहीं? एक दिन को घटा दिया जाता है या फिर एक दिन को, देखिए जैसे कि अगर कोई जहाज यहाँ देखिए, अगर, चलिए मैं आपको मानचित्र में दिखाता हूं। अगर कोई जहाज पूरब से, देखिए अगर कोई जहाज पूरब से पश्चिम में यात्रा कर रहा है, अर्थात कोई ऑस्ट्रेलिया से अफ्रीका या अमेरिका की तरफ आ रहा है, अर्थात पूरब से पश्चिम में आ रहा है, तो एक दिन जोड़ दिया जाता है। अगर वो सोमवार को पहुंच रहा है, मान लीजिए सोमवार को चला था तो मंगलवार को पहुंचता है, या 5 तारीख को चलता है तो 6 तारीख को जोड़ दिया जाता है, समझे कि नहीं? लेकिन अगर कोई अफ्रीका से या अमेरिका से या भारत से पश्चिम की दिशा में जाता है, पश्चिम की दिशा में चलता है, तो एक दिन घटा दिया जाता है। अगर जैसे वो सोमवार को चला, मंगलवार को पहुंच रहा है, ठीक है ना, तो सोमवार को हम ये नहीं मानते हैं कि वो सोमवार को चला था, हम ये मानेंगे कि अगर वो वहाँ सोमवार को पहुंच रहा है तो ये मानेंगे कि वो रविवार को चला था। अर्थात जैसे अगर वो वहाँ 5 तारीख को पहुंचता है, पूरब से अगर पश्चिम में दिशा कर रहा है, ठीक नहीं, पश्चिम से पूर्व में दिशा कर रहा है, पश्चिम से पूर्व में अगर दिशा में यात्रा कर रहा है तो हम एक दिन घटा देते हैं। जैसे अगर वहाँ वो 5 तारीख को पहुंचता है तो हम कहते हैं कि 5 तारीख को, ये 4 तारीख को चला था। कितनी तारीख को? 4 तारीख को चला था। इस तरीके से एकदम कंफर्म हो गया कि नहीं? जहाज अगर चलता है तो हम एक दिन जोड़ते और कैसे हैं, समझ में आया? हाँ, देखिए अगर आप पश्चिम दिशा में यात्रा करते हैं,
पूरब से पश्चिम दिशा में यात्रा करते हैं तो एक दिन जोड़ दिया जाता है, और अगर पश्चिम से पूरब दिशा की ओर यात्रा करते हैं तो एक दिन क्या किया जाता है, घटा दिया जाता है। इस तरीके से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की गणना की जाती है। ठीक है, ठीक।